तो ये हमने पिछले टर्न पे समझा था कि जब एक ब्लैक बॉडी किसी कांस्टेंट टेम्परेचर T पर मेंटेन्ड होती है तो वो एक मैक्सिमम वेवलेंथ से मिनिमम वेवलेंथ तक हर पॉसिबल वेवलेंथ के रेडिएशन को एमिट करती है, राइट। तो प्लैंक ने माना कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो एनर्जी है वो छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स में संकुचित होती है, जिन्हें फोटॉन्स या ऑसिलेटर्स कहते हैं। इन ऑसिलेटर्स की जो एनर्जी होती है वो हमेशा एच न्यू का इंटीग्रल मल्टीपल होती है। तो इस तरह प्लैंक ने माना कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी है वो डिस्क्रीट है, ठीक है। तो वही आपको अपने फर्स्ट पैराग्राफ में वही बात लिखनी है कि यही इसका एजम्पशन था। So Planck assumed that energy of electromagnetic radiation emitted by perfectly black body, which is maintained at temperature T, has discrete distribution. सबसे पहला तो इसकी ये था कि इसने एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्रीट माना। So according to Planck, all the electromagnetic radiation consists of small packets of energy called photons or oscillators. इन सब ऑसिलेटर्स की फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और एनर्जी अलग अलग होगी, राइट। और उन्होंने माना कि ये एनर्जी हमेशा एच न्यू का इंटीग्रल मल्टीपल है। The oscillators has different frequency, wavelength and energy. So Planck assumed that energy of oscillators यानी कि photons is definite and discrete, which is an integral multiple of h nu. तो E इक्वल टू एन एच न्यू। तो ये n की वैल्यू हो सकती है 0, यानी कि ये एनर्जी 0 भी रख सकता है। 1 हुआ तो एनर्जी एच न्यू हो जाएगी। 2 हुआ तो एनर्जी 2h न्यू हो जाएगी। 3 हुआ तो एनर्जी 3h न्यू हो जाएगी। इस तरह से रहेगी एच न्यू का इंटीग्रल मल्टीपल ही। एनर्जी की जो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं वो हो सकती हैं 0, एच न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू और इस प्रकार से। So the possible values of energy E is 0, h nu, 2h nu, 3h nu and so on। तो ये सारी एनर्जी फोटोन ले सकते हैं। 2.5 नहीं लेगा, 2.25 नहीं लेगा। h न्यू का हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा या 0 भी ले सकता है।
तो ये प्लैंक का एजम्पशन था। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी होगी वो डिस्क्रीट होगी, वो हमेशा स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी से बनी होगी, जिनको फोटॉन से ऑसिलेटर कहेंगे। और इन फोटॉन और ऑसिलेटर की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी अलग अलग होंगी, जो हमेशा एच न्यू का इंटीग्रल मल्टीपल होंगी। तो जैसा आपने प्लैंक्स लॉ में देखा कि प्लैंक्स लॉ जो है वो एक फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू और न्यू प्लस डी न्यू के बीच में एनर्जी डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन ज्ञात करता है। तो इसीलिए मान लीजिए लेट यू म्यू डी म्यू इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू। तो ये मैंने माना है इसको। ये एनर्जी वो लेगा। नोट जब कर लिया हो तो बताना, अगले वाला पेज पे चलते हैं फिर। और अगर ये हिल जाता है इंटरनेट तो वेट कीजिएगा, आ जाएगा 4-5 मिनट में अपने आप। सर ये प्लैंक रेडिएशन लॉ से आगे लिखना आ गया सर? यस यस। उसी में लिखना है या अलग ये हेडिंग है सर? अलग अलग क्वेश्चन है, ये डेरिवेशन है उसका। जो फॉर्मूला आ रहा है वो डिराइव कर रहे हैं हम उसको लॉन्ग क्वेश्चन में। यस सर। तो मेरा जो एम है वो है कि मैं न्यू और न्यू प्लस डी न्यू फ्रीक्वेंसी रेंज में एनर्जी डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन ज्ञात करना चाहता हूं। यानी कि मैं इस यू म्यू डी म्यू की वैल्यू निकालना चाहता हूं। ठीक है, आपने प्लैंक्स लॉ से पढ़ा है कि ये 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब डी न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी -1 आती है। तो ये कैसे आ रही है? ठीक है, वो हमारा उद्देश्य है इस लॉन्ग क्वेश्चन में, वो हमें निकालना है मैथमेटिकली। तो मान लीजिए न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू में के बीच एनर्जी डेंसिटी यू म्यू डी म्यू है। ठीक है, आगे बढ़े। रुक जाओ सर, थोड़ा सा रह। ठीक है, लिखो।
चलो सर। ओके। तो मान लो न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू के बीच में नंबर ऑफ फोटॉन्स या नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स हैं एन न्यू डी न्यू पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में अगर न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू के बीच की बात की जाए फ्रीक्वेंसीज रेंज में, तो हमें नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स मिल रहे हैं एन न्यू डी न्यू। So let n nu d nu is the number of oscillators per unit volume in the frequency range nu and nu plus d nu. So ये बन जाएगा u nu d nu equal to n nu d nu into average energy of oscillator। अब आप कहोगे ये कैसे आ रहा है? देखो, एवरेज एनर्जी का मतलब है एक ऑसिलेटर की एनर्जी। ठीक है, जब भी जैसा आपकी क्लास का एवरेज वेट निकालना है मुझे, तो वो वेट जो है सारे बच्चों का होगा। तो वो कैसे आता है? आप सबके मैं वेट ऐड करके जितने आप स्टूडेंट हो उससे डिवाइड कर दूंगा, तो एक बच्चे का वेट आ जाएगा, तो मानूंगा कि वो सारों पे लग रहा है। ठीक, तो अगर मैं एक ऑसिलेटर की एनर्जी को, जो एवरेज एनर्जी है, उसको मैं उन ऑसिलेटर से गुणा कर दूं जो न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू के बीच में है, तो मुझे एनर्जी मिल जाएगी जो न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू के बीच में है। ठीक, तो इसलिए ये आ रहा है u nu d nu इक्वल टू n nu d nu इंटू एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर। इसे मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब बेटा हमारा इसमें उद्देश्य है इस एवरेज एनर्जी को ज्ञात करना कि ये कितनी होगी। तो इसके लिए मुझे पहले तो ये निकालनी होगी कि मेरे टोटल ऑसिलेटर्स कितने हैं पूरी रेंज में जो ब्लैक बॉडी एमिट कर रही है, और मुझे यह ज्ञात करना होगा कि उन टोटल ऑसिलेटर्स की टोटल एनर्जी कितनी है। ठीक है, पूरी रेंज में, और उसको जब मैं डिवाइड करूंगा एनर्जी को नंबर ऑफ ऑसिलेटर से, तो मुझे एवरेज एनर्जी मिलेगी। तो वो मैं यहां रखूंगा इक्वेशन 1 में। समझ लो इसमें आगे करना क्या है। और ये जो नंबर ऑफ ऑसिलेटर आ रहे हैं एन न्यू डी न्यू, ठीक है, इनको आप डायरेक्टली ले लीजिए। मैंने अगले स्टेप में लिखा है, आप इसको डायरेक्टली थोड़ा याद कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए। ये इतने ही होते हैं, राइट। ये एक्चुअली हम निकाल रहे हैं, एक बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके थ्रू हम ये निकाल रहे हैं कि न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू के बीच में कितने ऑसिलेटर्स हैं। तो हमारे इस डेरिवेशन में आपको एन न्यू डी न्यू की चिंता नहीं करनी है, आप इसे याद रखिए। ये 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब डी न्यू होते हैं। तो इसे ले लीजिए इक्वेशन 2। सर सी क्यूब डी न्यू 8 पाई न्यू स्क्वायर, ये तो न्यूमरेटर में आ रहा है, डिवाइडेड बाई यस सर सी क्यूब डी न्यू। ये हमारी इक्वेशन 2 है। ठीक है, ये है नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स पर यूनिट वॉल्यूम इन फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू इज एन न्यू डी न्यू इक्वल टू 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब डी न्यू। दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, ये तो हमारे हाथ में आ गई, तो इसे हम यहां रख देंगे पहली वाली में, और यू न्यू डी न्यू आ जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है एवरेज एनर्जी कैसे आएगी, राइट। तो एवरेज एनर्जी ही हमारा इस डेरिवेशन में उद्देश्य है, जिसके लिए हमें मैथमेटिक्स करनी होगी। तो एवरेज एनर्जी के लिए हमें सबसे पहले ये निकालना है कि इसमें कितने ऑसिलेटर्स हैं और उन ऑसिलेटर्स की टोटल एनर्जी कितनी है। जब वो मिलेगी वैल्यू, उन्हें मैं आपस में डिवाइड करके तब निकालूंगा। तो मान लो नेक्स्ट पैराग्राफ में हमने लिखा है लेट n इज द टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स इन ऑल पॉसिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से मिनिमम फ्रीक्वेंसी तक जितने भी रेडिएशंस को एमिट कर रही है, मान लीजिए उन सारे रेडिएशंस में टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स कैपिटल N है। क्लियर। और अगर इन सब टोटल ऑसिलेटर्स की टोटल एनर्जी कैपिटल E है, सारे ऑसिलेटर्स की मिलाकर, तो एवरेज एनर्जी E/N हो जाएगा भाई। ठीक है, टोटल एनर्जी
डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स, यही तो एवरेज होता है। तो ठीक है, अब मेरा उद्देश्य है कैपिटल ई और कैपिटल एन की वैल्यू को ज्ञात करना। तो एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर इज कैपिटल ई बाई कैपिटल एन, ठीक है, दिस इज इक्वेशन 3 where E is the total energy of all n oscillators. अब इसमें बेटा समस्या क्या है कि आपके कुछ ऑसिलेटर्स की इन ये जो कैपिटल एन तो टोटल ऑसिलेटर आ रहे हैं, ठीक, इनमें कुछ ऑसिलेटर ऐसे हैं जिनकी एनर्जी 0 है, इनमें कुछ ऑसिलेटर ऐसे हैं जिनकी एनर्जी h न्यू है, इनमें कुछ ऑसिलेटर्स ऐसे हैं जिनकी एनर्जी 2h न्यू है, इनमें कुछ ऑसिलेटर ऐसे हैं जिनकी एनर्जी 3h न्यू है, और इस प्रकार से है, ठीक। तो मान लीजिए जिन ऑसिलेटर की एनर्जी 0 है वो है n0, जिन ऑसिलेटर्स की एनर्जी h न्यू है वो है n1, जिन ऑसिलेटर्स की एनर्जी 2h न्यू है वो है n2, जिन ऑसिलेटर्स की एनर्जी 3h न्यू है वो है n3, और इस प्रकार सो ऑन, ठीक है। तो let n0, n1, n2, n3 and so on are the number of oscillators with energy E0 equal to 0, E1 equal to h nu, E2 equal to 2h nu, E3 equal to 3h nu respectively. समझ में आ रही है बात? ऑसिलेटर एक एनर्जी के तो है नहीं, अलग अलग एनर्जियों के हैं, ठीक है। तो यस सर, ठीक है, तो इन ऑसिलेटर्स की एनर्जी आप मान लें 0, h न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू, क्योंकि वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h न्यू होगी। तो मान लीजिए 0 वाले तो n0 है, h न्यू वाले n1 है, 2h न्यू वाले n2 है, 3h न्यू वाले n3 है, ठीक है। सारे ऑसिलेटर जोड़ दो भाई, तो कैपिटल N हो गया n0 प्लस n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस सो ऑन, ये हो गई आपकी इक्वेशन 4। और अगर मैं एनर्जी की बात करूं, टोटल एनर्जी तो E है ना, तो वो कैसे आएगी? अगर E0 एनर्जी n0 ऑसिलेटर ले रहे हैं तो बेटा n0 E0 तो एनर्जी हो गई जो E0 एनर्जी वाले ऑसिलेटर की टोटल एनर्जी n0 E0 हो गई, ठीक। जितने ऑसिलेटर E1 एनर्जी ले रहे हैं, अगर n1 है वो n1 को E1 से गुणा कर दूं तो उन ऑसिलेटर्स की एनर्जी आ गई जो E1 एनर्जी लिए हुए हैं टोटल, ठीक है ना। अगर E2 एनर्जी N2 लिए हुए हैं और E2 की मैं N2 से गुणा कर दूं तो उन ऑसिलेटर्स की टोटल एनर्जी आ गई जो एनर्जी E2 लिए हुए हैं। तो इस तरह से सबको गुणा करके जोड़ दो, तो E बनेगा N0 E0 प्लस N1 E1 प्लस N2 E2 प्लस N3 E3 प्लस सो ऑन, ये हो गई आपकी इक्वेशन 5। दोनों सीरीज इनफाइनाइट हैं आपकी, फोर्थ भी और फिफ्थ भी।